हेलो एंड वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियंका गौड़ आपकी हिंदी में पेपर 2 हिंदी के लिए क्या सिलेबस निर्धारित किया है। जो बच्चे पुराने हैं उन्हें सिलेबस का पता होगा कि किस तरीके का सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्हें सिलेबस का मालूम नहीं है। तो नए और पुराने दोनों बच्चों के साथ हम काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम आज देखते हैं कि हमारे पास हिंदी के लिए क्या सिलेबस निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, टोटल मिला के 10 यूनिट, टोटल हमारे पास 10 यूनिट लगी हुई है हिंदी के सिलेबस में। पहली यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास। उसमें है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और पाली, प्राकृत, शोषणी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा एवं उनका वर्गीकरण। यानी कि भाषा से रिलेटेड जो भी उनका इतिहास रहा है कि कहाँ से भाषा आरंभ होती है और कहाँ किस तरीके का वो विकास क्रम देखती है, उसका अध्ययन हमें इसमें करना है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग एवं उनकी बोलियां। इसमें विशेष ये है कि भाषा की उपबोलियां क्या है, भाषा का क्षेत्र क्या है, किस रीजन में, किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो किस अपभ्रंश से निकली हुई है। इन सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। इसके आगे की ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। हिंदी के भी थोड़े थोड़े अलग अलग रूप है कि हिंदी को आप थोड़ा थोड़ा सा उर्दू में भी देख लेते हैं, दक्षिणी में देख लेते हैं, रेखता में देख लेते हैं। तो इन सब चीजों को भी हमें पढ़ना है कि लैंग्वेज में और हमारी हिंदी, अगर हम हिंदी को सेंटर में रखते हैं तो हिंदी के आसपास और कौन कौन सी भाषाएं चल रही हैं हम उसको भी देखते हुए यहाँ चलेंगे। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्थाएं, खंडे और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, हिंदी की शब्द रचना, उपसर्ग, समास, प्रत्यय, लिंग वचन कारक व्यवस्था के संबंध में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी का वाक्य रचना। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है तो हमें इन्हें भी देखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। जो भाषा हम प्रयोग में ले रहे हैं वो उसमें राष्ट्रभाषा के लिए क्या नियम है, राजभाषा के लिए क्या नियम है, मानक बोली के क्या नियम है, हम सामान्य रूप में जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, उसका अंतर क्या है। इन सब चीजों को हम देखते हुए चलेंगे, है ना। उसके आगे संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर की हिंदी और हिंदी की संवैधानिक स्थिति। संविधान में हिंदी को किस तरीके, कितना क्या दर्जा दिया गया है, उसके लिए क्या अनुच्छेद लिखे गए हैं, किन किन अनुच्छेदों में हिंदी के संरक्षण की और हिंदी के प्रचार प्रसार की बात की गई है, हम उसको देखेंगे। देवनागरी लिपि विशेषताएं और मानकीकरण। जो देवनागरी लिपि से हमारी हिंदी निकली है तो देवनागरी लिपि की क्या और विशेषताएं हैं, किस तरीके से वो काम कर रही है, किस तरीके से उसका विकास हुआ है, और आज हम उसको इस मूल रूप में जो पढ़ रहे, जो हमारे समक्ष है उसको पढ़ रहे हैं, उस चीज को भी हम इसमें देखेंगे। तो बेसिकली ये जो यूनिट है पूरी हिंदी भाषा के उत्पत्ति, विकास और आज तक उसका जो भी सफर रहा है उसके बारे में बात करती है, व्याकरण के बारे में बात करती है, संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है उसके बारे में बात करती है। आगे वाली यूनिट हम देखते हैं कि आगे वाली यूनिट में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास दिख रहा है आपको, आई होप सो। हिंदी साहित्य का इतिहास, अब इस चीज में हम इस वाली यूनिट में हम दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि ये वाली जो यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें गद्य और पद्य दोनों आ रहे हैं। इसमें गद्य और पद्य दोनों आ रहे हैं। हमें इन दोनों को पढ़ते हुए, इस यूनिट को पढ़ते हुए इन दोनों का ध्यान रखना है। इन दोनों को पढ़ते हुए हमें ध्यान है कि हमारी 6 से 10 की जो यूनिट है उसको भी हमें देखना है, और 5 से 10 की जो यूनिट है उसको भी देखना है, क्योंकि उसमें जितनी भी कहानियां, उपन्यास, नाटक, निबंध और जो भी विधाएं लगी हुई है वो हमें यहाँ से मिलेगी। तो जब हम यूनिट 2 को पढ़ेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी यूनिट 5 से 10 के बीच की जो यूनिट है
उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट कवि आएंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट रचनाकार आएंगे, गद्यकार आएंगे, निबंधकार आएंगे, कहानीकार आएंगे, वो ही हमें 5 से 6 वाली यूनिट में भी मिलेंगे। अब 5 से 6 यूनिट में कौन कौन से विशेष कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, कविताकार, कवि, लेखक जो भी मिल रहे हैं, हम 5 से 6 वाली यूनिट पे देख लेंगे। तो इसको पूरा देखना है। अब इसमें क्या है, इसमें हिंदी का साहित्य, इतिहास का दर्शन, कि हिंदी का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है, हम हिंदी को कैसे पढ़ रहे हैं, और इसमें इतिहास लेखन की पद्धतियां क्या है, किस किस तरीके से इतिहास लिखा गया है, जो 4 कैटेगरीज में इतिहास लिखने की चीजों को डाला गया है, उसको हम यहाँ देखेंगे। इसमें काल विभाजन है ना, आदिकाल है, आदि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, विद्यापति, उनकी पदावली, लौकिक साहित्य, भक्तिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक कारण ये पढ़ेंगे, रीतिकाल है वहाँ के पृष्ठभूमि देखेंगे, प्रमुख प्रवृत्तियां देखेंगे, इसमें रीति सिद्ध, रीति बद्ध, रीति मुक्त भी है, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, है ना। इसमें हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, यहाँ पर ये जो गद्य है इसको विशेष रूप से पढ़ते हुए चलना है। इसके लिए हम आगे आपको और बुक्स बता देंगे जो विशेष रूप से प्रत्येक यूनिट के लिए, प्रत्येक यूनिट के लिए जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, जहां से हमें ऑथेंटिक चीजें मिलेगी, जहां से हमें ऑथेंटिफिकेशन के साथ पढ़ना है, वो चीज हम देखेंगे। हिंदी का गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु की पूर्व की हिंदी कौन सी है, वहाँ का सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसा कैसा था, भारतेंदु युग, उसका युग कौन सा था, छायावाद के प्रमुख कवि हमें देखने हैं, प्रगतिवाद देखना है, प्रयोगवाद देखना है, नई कविता के कवि, समकालीन कविता, इन सब चीजों को हम हिंदी साहित्य के इतिहास में देखते हुए चलेंगे। अब इसमें गद्य साहित्य भी है, गद्य साहित्य में क्या है, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, तो इन सब चीजों को भी हमें देखते हुए चलना है कि उपन्यास की अवधारणा क्या है, उपन्यास को किस तरीके, किन किन और भागों में बांटा गया है, कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यास कौन उपन्यास है, उनमें कौन कौन से और उपन्यास का शामिल है, हिंदी कहानी का उद्भव विकास कैसा है, प्रमुख कहानी आंदोलन क्या रहे हैं, नाटक और रंगमंच की क्या विशेषताएं रही हैं, नाटक किस तरीके के लिखे गए और उनके युग की क्या प्रवृत्तियां रही हैं, प्रमुख नाट्य कृतियां क्या रही हैं, निबंध का उद्भव और विकास कैसा हुआ, प्रमुख निबंधकार कौन कौन से रहे हैं, हिंदी आलोचना का उद्भव विकास और उसके प्रमुख आलोचक कौन से हैं, तो इस चीज को भी हम देखेंगे। इसमें इन दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम यूनिट पढ़ रहे हैं, जो भी हम विधा पढ़ रहे हैं, तो उस विधा से कि कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, उस विधा में महत्वपूर्ण कवि, महत्वपूर्ण लेखक कौन कौन से, उनका तो हमें ब्यौरा रखना ही है, उनको पढ़ना ही है। उसी के साथ साथ हमें ये भी चीज देखनी है कि वो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में कहाँ कौन सा स्थान धारण कर रही है। तो उस चीज के साथ चलेंगे तो हमारे यूनिट 2 हमारी यूनिट 5 से 6 के बीच लिंक करते हुए चलेगी। आगे हम देखते हैं यूनिट ये, इसमें जैसे अन्य गद्य विधाएं भी है, यूनिट 2 में प्रवासी साहित्य भी है। इनसे प्रश्न थोड़े से कम बनते हैं, पर जहां महत्वपूर्ण चीजें नजर आएगी, जहां पर महत्वपूर्ण पंक्तियां नजर आएगी, हम वो चीज आपको बताएंगे। ठीक है, आगे है साहित्य शास्त्र। अब साहित्य शास्त्र में ये भारतीय और पाश्चात्य, भारतीय और पाश्चात्य दोनों साहित्य शास्त्र हमें यहाँ पढ़ना है। अब भारतीय में कौन कौन है, भारतीय में जैसे काव्य के लक्षण क्या है, काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन क्या है, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत क्या है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, ये जो संप्रदाय है इनके जनक कौन है, इनको डिफाइन किसने किया है, जैसे भरत मुनि ने रस सिद्धांत दिया, क्यों दिया, किस तरीके से दिया, उनके क्या भेद हैं, उनकी क्या अवधारणाएं हैं, उन्होंने क्या विशेषताएं देखते हुए रस सिद्धांत को स्थापित किया है, उन सब सारी चीजों को अपन देखेंगे। इसमें रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये भारतीय काव्य शास्त्र में है। ये दिखने में आपको 4 पंक्तियों में नजर आ रहा है कि सिर्फ 4 पंक्तियां हैं, इसका बहुत ही गहरा सागर है। और प्रत्येक परीक्षा में जहां पर भी हिंदी है और जहां पर भी हिंदी का काव्य शास्त्र है, वहां पर ये आता है। तो हम इसको बहुत गहराई से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और यकीन मानिए बहुत मजे से पढ़ेंगे कि मजा आएगा कि भाई हमने हिंदी साहित्य में हमारा जो भारतीय जो काव्य शास्त्र है वो पढ़ा है। इसके साथ साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो का काव्य सिद्धांत है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, त्रासदी सिद्धांत है, विरेचन का सिद्धांत है, वर्ड्सवर्थ का भाषा काव्य सिद्धांत है, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत है, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, परंपरा की अवधारणा उन्होंने जो दी है उसको हम पढ़ेंगे।
आई.एच. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत और रूसी रूपवाद, नई समीक्षा में तक, फंतासी का कल्पना, प्रतीक बिंब, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत मजे वाली चीजें हैं। जब हम इसको डिफाइन करेंगे हमें बहुत अच्छे से पढ़ने, मतलब एक बार के दो बार के पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगा। तो भारतीय काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र का जो सिलेबस है इसमें हम भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों को मिक्सअप में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके आगे है वैचारिक पृष्ठभूमि, इसके भी हम किताबें आपको बता ही देंगे। वैचारिक पृष्ठभूमि जो है, अब वैचारिक पृष्ठभूमि विशेष रूप से इनकी कोई किताब नहीं है, विशेष रूप से हमारे पास कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है, लेकिन इस चीज को भी, इसमें भी हम अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे कि जैसे भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता क्या है, वैचारिक आंदोलन क्या है ना, भारतीय हिंदू और हिंदी नवजागरण, ये हम जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, जब इतिहास पढ़ेंगे, यूनिट 2 जब पढ़ेंगे उसमें कुछ कुछ चीजें अपन को यहाँ मिल जाएगी। गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक प्रश्न, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श। तो इनकी कोई विशेष बुक तो नहीं है, पर्टिकुलर कोई विशेष बुक नहीं है, फिर भी हम आपको एक अच्छी जगह से अच्छे मटेरियल के साथ हम प्रोवाइड करवाएंगे कि ये जो वैचारिक पृष्ठभूमि के जो विचार है, वैचारिक पृष्ठभूमि से आप मानिए कि एक विचार है कि इन सब चीजों का विचार कहाँ से उत्पन्न होता है, इनकी अवधारणा क्या है, इनकी समझ क्या है, हम आपको उसके पीडीएफ और उसका प्रिंट आउट जहां से भी हमें ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। आगे है यूनिट 5 कविता। अब यहाँ से शुरू होता है हमारे यूनिट 2 का और यूनिट 5 से 10 के बीच का, ठीक है। अब इसमें है पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो अब हम और पढ़ेंगे। रेवा तट पे कि वो रेवा तट पे वो शिकार खेलने जाता है, उसके बाद की कथा है। अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, जायसी, सूरदास, भ्रमर गीत सार, तुलसीदास, रामचरितमानस, बिहारी, रत्नाकर, इसके जो दोहे हैं, घनानंद कवित, मीरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, इनका प्रिय प्रवास। व्यक्तिगत रूप से पढ़ा जाए तो ये वैसे भी बहुत सुंदर काव्य है, इसको पढ़ना भी चाहिए। इसके आगे मैथिली क्षण गुप्त, भारत भारतीय साकेत, जयशंकर प्रसाद का आंसू, कामायनी, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, सर्ग इसमें लगा हुआ है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। निराला जी की लगी हुई है जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता और बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये कविताएं हैं, ये भी हमें देखते हुए चलनी है। इसमें से जैसे सरोज स्मृति बहुत महत्वपूर्ण कविता है, राम की शक्ति पूजा बहुत महत्वपूर्ण कविता है, जूही की कली बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण कविता है। तो सिलेबस में जो कविताएं हैं वो सारी पढ़ेंगे, उसके साथ जो विशेष है हम उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन और प्रथम रश्मि। अब यहाँ तक ये इनकी कविताएं हैं, इनको पढ़ेंगे, ये सिलेबस यहाँ तक ठीक है। लेकिन थोड़ी सी एनटीए वालों ने, यूजीसी नेट वालों ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, हम उस चीज को सिलेबस में जो गड़बड़ी है उसको देखते हैं कि यहाँ पर प्रथम रश्मि सुमित्रा नंदन पंत की है, आगे इन्होंने महादेवी वर्मा दी है, महादेवी वर्मा जी की कविताएं हैं। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव चलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। अब सब एक गलती यहाँ पकड़ने में आती है यूजीसी नेट वालों की, उन्होंने ये जो कविता है ये महादेवी वर्मा जी की नहीं है। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने सिलेबस में नोट डाउन कीजिएगा कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र ये महादेवी वर्मा जी की कविता नहीं है, ये महादेवी वर्मा जी ने नहीं लिखी, ये लिखी है पंत साहब ने, सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं उन्होंने लिखी है ये, ठीक है। तो हम इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि इस पूरे सिलेबस में 2 जगह मिस्टेक की हुई है, उस दोनों जगहों की मिस्टेक को हम सुधारेंगे, फिर उसके बाद में हम उसको पढ़ेंगे भी। तो द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र ये महादेवी वर्मा जी की नहीं है, ये पंत जी की कविता है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। उसके आगे है रामधारी सिंह दिनकर साहब जो राष्ट्रकवि भी हैं, द्वितीय राष्ट्रकवि के रूप में भी जाने जाते हैं, इनकी उर्वशी और रश्मिरथी। नागार्जुन की है कालिदास, नागार्जुन की कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय,
कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरे घास पे क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। ये इनकी कविताएं, हम इनको भी पढ़ेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र की हैं, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्ति बोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, धूमिल, नक्सलवाड़ी, धूमिल साहब की नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और सांसद संसद। ये इनकी कविताएं हैं। इतने सारे राइटर्स हैं, इनकी कविताएं हैं, हमें इनकी कविता को पढ़ना है। विशेष जो है उनको तो हम ज्यादा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा और जोर लगा के पढ़ेंगे, बाकी इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। बाकी उपन्यास नेक्स्ट यूनिट है, इकाई 6। उपन्यास, उपन्यास में पंडित गौरी दत्त जी के देवरानी जेठानी की कहानी, ये उपन्यास है। पंडित गौरी दत्त देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञेय का शेखर एक जीवनी का भाग 1। शेखर एक जीवनी के 2 भाग है, हमारे सिलेबस में भाग 1 लगा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा हमारे सिलेबस में लगी हुई है। बहुत सुंदर उपन्यास है, पढ़ने योग्य है। सिलेबस वाला हिंदी वाला हो या बिना नॉन हिंदी वाला हो, जिसके पास लिटरेचर नहीं है, हिंदी साहित्य भी नहीं है, तो भी पढ़ना चाहिए। साहित्य की सबसे बढ़िया बात यह है कि कोई भी पढ़ सकता है और अपने जीवन को, अपने मूल्यों को, अपने विचारों को सुधार सकता है। बाकी हम देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल। इससे बेस्ट कोई उपन्यास नहीं लिखा, अपनी अपनी विधा में बेस्ट उपन्यास है सब। मैला आंचल आंचलिक उपन्यास में सबसे बेस्ट है। सबसे पहले अगर आंचलिक उपन्यासों की हम बात करते हैं तो मैला आंचल का नाम आता है। खैर हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम इनकी विधाओं पे और बात कर लेंगे, किस कैटेगरी में कौन सा उपन्यास, किस कैटेगरी में कौन सी विधा की कौन सी रचना महत्वपूर्ण है, ये हम देखते हुए चलेंगे। बढ़िया पढ़ेंगे, डीप डाउन पढ़ेंगे क्या, जिएंगे इस चीज को। पर अभी हम यहाँ पे सिलेबस देखते हैं, ठीक है। यशपाल का झूठा सच है, अमृता लागर का मानस का हंस है, भीष्म साहनी का तमस है, श्रीलाल शुक्र का राग दरबारी है, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा उपन्यास है, मन्नू भंडारी का आपका बंटी है, और जगदीश चंद्र का धरती धन है अपना, ये उपन्यास है। हम इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, जहां पर इंपॉर्टेंट लाइनें, इंपॉर्टेंट कथन पात्र जो भी मिलेगा हमें, वो हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। आगे है हिंदी कहानी। अब हिंदी कहानियों में राजेंद्र बाला घोष, जिनका उपनाम बंग महिला भी है, उनकी 2 कहानियां लगी हुई है, देव से मेरी बातें और दुलाई वाली। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान राही, प्रेमचंद की ईदगाह और दुनिया का अनमोल रत्न। ईदगाह कहानी तो हमने बचपन में पढ़ी ही है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने ईदगाह कहानी नहीं पढ़ी, पर हम यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना। अब सोचो, कानों में कंगना कोई कैसे पहन सकता है? हम तो हम जो कंगना पहना जाता है वो हाथों में पहना जाता है, कानों में तो नहीं। पर इस तरीके कोई कहानी लिखी है तो थोड़ा सा वो भी इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि किस तरीके से लिखी गई है, क्या है एग्जैक्टली कहानी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु का उधर उपन्यास लगा हुआ है, यहाँ पे 2 कहानी लगी हुई है, त्रिश्री कसम और लालपान की बेगम। कहानी पढ़ने से पहले आप इस पे लिखी हुई मूवी देखिए। विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से एक सलाह है कि ये कहानी पढ़ रहे हैं तो इस कहानी के साथ साथ इसकी मूवी भी देखिए। आप पढ़ने के साथ साथ जब आप मूवी देखेंगे छप जाएगी कहानी, और फिर यहाँ से किसी भी तरीके के प्रश्न आते हैं तो आप निकाल ले जाओगे, प्रश्न कर लोगे। तो इसकी कहानी देख लीजिए, अभी समय है, ठीक ठीक समय है, आप देख सकते हैं। बाकी ये कहानी हम पढ़ेंगे, बड़ी शिद्दत से पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेरी फेवरेट कहानियों में भी है। अज्ञेय की गैंग्रीन, इसका दूसरा नाम रोज भी है, विपदगा पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। शेखर एक जीवनी, विपदगा पत्रिका में नहीं, विपदगा कहानी संग्रह में संकलित हुई थी। शेखर एक जीवनी का कोशिका घटवार, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, हरि शंकर परसाई, माता दीन चांद पर, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पे। अब इसरो वालों ने, नासा वालों ने कब किसी इंसान को भेजा, नहीं भेजा, हमने भी हिंदी साहित्य में भी हमने इंस्पेक्टर माता दीन को चांद पे भेज दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इंटरेस्ट डेवलप कीजिए हिंदी में, मजा आएगा पढ़ने में कि भाई साहब इंस्पेक्टर माता दीन ने ऐसा क्या किया कि चांद पे पहुंच गए, या फिर ऐसा किस काम के लिए उनको चांद पे भेजा गया। तो ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको कीजिए, पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे।
इसके साथ पिता ज्ञान रंजन की पिता कहानी लगी हुई है, कमलेश्वर की राजा निर्बंसियां लगी हुई है, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी लगी हुई है। इसके आगे आगे वाली जो यूनिट है हिंदी नाटक की, हिंदी नाटक में देखते कौन कौन से नाटक लगे हुए हैं। भारतेंदु का अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। अब थोड़े से जो हमारे से जस्ट एक हमारे हमसे पीछे वाली जो एक पीढ़ी है, उन्हें अंधेर नगरी का आप नाम सुनाओगे वो गीत गाने लग जाएंगे उनके। मेरे बाबा है, उनको लगभग अंधेर नगरी के बारे में पता है। हमने तो अब पढ़ा है, हमने तो अब बताया है कि हाँ अंधेर नगरी नाम का भी कोई नाटक है। उनको पता है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। तो उस टाइम से चली आ रही ये एक तरह की परंपरा है। तो हम ये एक नाटक है, हम इसको पढ़ेंगे और इसमें हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये अभी याद आ रहा है इसलिए मैं बता देती हूँ। जब हम ये सिलेबस पढ़ेंगे तो हम एक दूसरे के जो अनुभव रहेंगे, कहानी से रिलेटेड, कविताओं से रिलेटेड जो भी अनुभव रहेंगे वो हम साझा करेंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज से व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं ना, जैसे मैं अंधेर नगरी से व्यक्तिगत रूप से ऐसे जुड़ गई कि जैसे मेरे बाबा को ये चीजें अंधेर नगरी, चौपट राजा उनको पता था। अगर कुछ और चीज होती तो शायद मैं भूल जाती है, मुझे याद नहीं रहती, पर जो चीज मैंने पढ़ी है मेरे सिलेबस में वो चीज उन्हें भी याद है, तो ऑटोमेटिकली इंटरलिंक हो गया। इंटरलिंक ऐसे हुआ है कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। तो जब हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, जब हम गो थ्रू होंगे पूरे सिलेबस से, हम जब पूरी तरीके से तैयारी में उतरेंगे, हम हमारे अनुभव प्रत्येक यूनिट के साथ, प्रत्येक कहानी के साथ, प्रत्येक उपन्यास के साथ जो हमारे अनुभव होंगे वो साझा करेंगे। उससे क्या हमारी स्मृति में वो हमेशा के लिए, या और हमेशा के साथ साथ बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। क्योंकि अनुभव हम कभी नहीं भूलते, पढ़ा हुआ फिर भी भूल जाते हैं, याद को फिर भी भूल जाते हैं। हम किसी के अनुभव, किसी के साथ, हम किसी के साथ साझा किए हुए अनुभव या अनुभूत किया हुआ अनुभव हम कभी भूल नहीं पाते। तो इस तरीके से हम एक छोटी सी इनिशिएटिव रखेंगे नया, ताकि हमें याद रहे। ठीक है। उसके आगे जैसे जयशंकर प्रसाद का नाटक लगा हुआ है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और दूधस्वामिनी। भारत भारती में अंधायुग, लक्ष्मी नारायण लाल का लक्ष्मी नारायण लाल, अच्छा इसमें एक गड़बड़ी है शायद, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ ना। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण लाल का लाल का नहीं है, ये मिश्र का है। सिंदूर की होली जो नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल नहीं है, यहाँ पर मिश्र है। इस चीज को भी आप करेक्ट कर लीजिए, बताया था ना 2-3 मिस्टेक्स एनटी वालों ने रखी है, तो आप इस चीज को रखिए कि ये लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण लाल का है, मिश्र का है। ठीक है। ये जो नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र, उनका नाटक है सिंदूर की होली, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे है मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन तो बेस्ट ऑफ नाटक है, आप पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको, प्यार हो जाएगा आपको हिंदी से। आगे है हबीब तनवीर, आगराबाजा, सर्वेश्वर दया सक्सेना, बकरी, शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य। टीचिंग लाइन में किस तरीके से भ्रष्टाचार होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में किस तरीके से भ्रष्टाचार होते हैं, या फिर एक कोई भी संवैधानिक संस्था है जहां पर भ्रष्टाचारी, घूसखोर, घूसखोरी या फिर और भी अनैतिक चीजें जो होती हैं, उसका कितना सुंदर नाटक इन्होंने बांध के रखा है। शंकर शेष ने जो बांधा है, बहुत सुंदर नाटक है, आप इसे पढ़िए। इवन जब हम दोबारा इसको पढ़ेंगे मजा आएगा पढ़ने को, मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ, जब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे मजा आएगा। बाकी अभी आप देखिए कि शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य नाटक है, ये पौराणिक कथाओं पे लिखा हुआ है। उपेंद्र नाथ अश्क, अंजो दीदी। अब आप इस नाटक में देखेंगे कि कैसे एक इंसान एक मशीन की तरह काम कर रहा है, कैसे एक इंसान ने पूरे अपने घर परिवार को एक मशीन की तरह, एक टाइम मशीन की तरह बांध दिया है, और कैसे उसमें घुटे हुए हैं, उन सब चीजों को हम देखेंगे। मन्नू भंडारी महाभोज, अब यहाँ पे मन्नू भंडारी महाभोज उपन्यास लगा हुआ है, मन्नू भंडारी सॉरी नाटक, मन्नू भंडारी का उपन्यास भी है, मन्नू भंडारी का महाभोज करके उपन्यास भी है, और उस उपन्यास की विधा को लेते हुए, उस उपन्यास के कथानक को लेके मन्नू भंडारी जी ने नाटक भी लिखा है। अब इसके पीछे की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरीके से उन्होंने जो उपन्यास लिखा है उसको नाटक में उन्होंने तब्दील किया, वो हम देखेंगे। आगे निबंध भी लिखे हुए हैं, सॉरी हमारे सिलेबस में निबंध भी है। भारतेंदु का निबंध है, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्तून,
भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव शंभू के चिट्ठे, शिव मूर्ति, सॉरी शिव शंभू के चिट्ठे नीचे हैं, बालकृष्ण भट्ट। अब अगेन यहाँ पर एक बड़ी गड़बड़ी इन्होंने रखी थी, जो हम कह रहे थे कि हमारे पास तीन मिस्टेक्स आई हुई है, तो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है ये, अगेन ये बालकृष्ण गुप्त का है, बाल मुकुंद गुप्त का, कृष्ण भट्ट है ना, तो इसको आप हटाइए, बाल मुकुंद गुप्त यहाँ कीजिए। एम आई राइट? शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त का, ठीक है। तो निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र के दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये दो नाटक हैं। प्रताप नारायण मिश्र के शिव मूर्ति नाटक निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का है। आप इसको करेक्ट करेंगे कि ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है ना, बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त का है। ये थोड़ी सी इन्होंने गड़बड़ी कर रखी है सिलेबस में ही। आगे है रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, बेस्ट ऑफ बेस्ट, हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण स्वर्णिम कोई नाटक निबंध है, तो वो कविता क्या है। कहीं भी हिंदी साहित्य की कोई भी एग्जाम है, हिंदी साहित्य का कोई भी विद्यार्थी इससे तो बच ही नहीं सकता। तो ये बहुत सुंदर भी लिखा हुआ निबंध है, हम इसको पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बताओ भाई नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो चीज भी हम देखेंगे इसमें कि नाखून क्यों बढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा इसका वो समझेंगे कि किस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अब कौन कह रहा है भाई राम का मुकुट भीग रहा है, तो राम तो सभी के हैं, विशेष रूप से इनके क्यों है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो किस तरीके से, किस संदेश के साथ, किस भाव के साथ ये लिखा गया, वो चीज हम देखेंगे। अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम। एक तरफ हम देखते हैं कि प्रेम की अपनी अलग परिभाषा है, एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मजदूरी की अलग परिभाषा है। और इन्होंने, अध्यापक पूर्ण सिंह ने मजदूरी और प्रेम को किस तरीके से एक साथ बांध दिया है, इसकी भावनाओं को हम देखेंगे। इसके लिखने का जो तरीका है, किस सोच के साथ उन्होंने मजदूरी और प्रेम को एक साथ करके एक निबंध लिख दिया, उसको हम देखेंगे। कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। अब ये उत्तरा फाल्गुनी है क्या ना, कौन सा नक्षत्र है और उसके आसपास क्या होता है, उन सारी चीजों को अपन देखेंगे। विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर नाटक है, भाई किसको उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, क्या काम है, वो देखेंगे। नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। नामवर सिंह का ये जो निबंध है बहुत ही सुंदर निबंध है। हम इसको और ज्यादा मतलब पढ़ेंगे तो हम हमारे ही जो संस्कृति है और हमारी ही संस्कृति का जो सौंदर्य है उससे रूबरू होंगे। बहुत बारीकी से लिखा हुआ, जिसे कह सकते हैं ना कि कढ़ाई की, बहुत बारीक कढ़ाई की हुई है, उस तरीके से लिखा हुआ ये निबंध है, हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। हमें हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ये इतना सुंदर सिलेबस लिखा हुआ है। अगर हम इन 3-4 मिस्टेक्स को छोड़ देते हैं, बहुत सुंदर सिलेबस है, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ेंगे और बहुत सुंदर तरीके से हम अपना नेट जेआरएफ भी क्रैक करेंगे। बाकी जीवन तो मिलेगा ही, जीवन जीने का तरीका तो मिलेगा ही, इस चीज की तो गारंटी है मेरी। आगे की जो यूनिट है, यूनिट 10 में आत्मकथा, जीवनी, अन्य गद्य विधाएं। इसमें काफी सारी चीजों का मिश्रण दे रखा है कि आत्मकथा भी है, जीवनी भी है और व्यंग्य भी है, आलोचनात्मक लेख भी है, तो हम उन सब चीजों को भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति, ये संस्मरण में है। ये संस्मरण में है। ठकुरी बाबा, ये रेखा चित्रों में आती हैं। तुलसीराम मुर्धैया, ये आत्मकथा में आ रही है। शिवरानी देवी प्रेमचंद गढ़ में, इन्होंने जीवनी लिख दी, किसके बारे में, अपने ही पति के बारे में, प्रेमचंद जी के बारे में। शिवरानी देवी उनकी दूसरी पत्नी थी, दोबारा जब विवाह हुआ था शिवरानी देवी के साथ हुआ था, तो उन्होंने इनके ऊपर जीवनी लिख दी, तो हम उस चीज को देखेंगे। मन्नू भंडारी, एक कहानी यही, ये आत्मकथात्मक चीजें हैं। इन्होंने आप आत्मकथा के आसपास बिठा सकते हो इसको, कि मन्नू भंडारी ने अपने जीवन के बारे में लिखा है। एक कहानी यह भी कि भाई मैं जो लिखती हूँ वो है, पर एक कहानी ये भी है, तो आप इसको भी पढ़िए। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, बहुत सुंदर, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत प्रसिद्ध, आपने नाम सुना है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके ऊपर ये जीवनी लिखी हुई है।
हम इसको पढ़ेंगे। हाँ, आप पढ़ेंगे क्या, आपके माइंड में जब हम पढ़ेंगे इसको स्कैन होगी चीजें, आप देखेंगे कैसे वो आम के पेड़ पे चढ़ते हैं, वहां से तोड़ के लाते हैं, कैसे वो एक महिला को रोते हुए देखते हैं, रोते हुए क्या सिसकते हुए देखते हैं, तब उनको पता लगता है कि दहाड़ मार के रोना किसे कहते हैं, सिसकते हुए रोना किसे कहते हैं, किस रोने में ज्यादा दुख है। इतनी बारीकी से वो चीजें उन्होंने लिखी हैं कि अगर आप ध्यान से पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे किस तरीके से शब्दों को पिरोया गया है हिंदी साहित्य में। और फिर नेट तो क्या, जेआरएफ तो क्या, आप खुद लिखना शुरू कर देंगे, एक अच्छी समझ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और किसी भी तरीके का प्रश्न आ जाए, जब आपने सारी चीजों को स्कैन ही कर लिया, जब आपने मूवी ही देख ली, तो आप कहीं से भी पूछ लो, आप क्वेश्चन भी निकाल लेंगे। तो हमारा तो उद्देश्य दोनों यही रहेगा कि जैसे हम नेट भी, हम हमारा एग्जाम भी क्लियर हो रहा है, हम उसके साथ साथ जीवन भी जी रहे हैं, और एक हम अच्छी समझ पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट तो हमें इससे ऊपर ही जाना ना, नेट के आगे जेआरएफ के आगे असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वहां के लिए हमें हमारी हमें हमारा विश्लेषणात्मक जो दृष्टिकोण है, आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण है, हमारी तर्कशीलता जो है, हम उनको उनको बढ़ाना है। तो हम उस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, मजा आएगा। आगे देखिए, इसी यूनिट में थोड़ा सा कुछ और भी है कि हरिवंश राय बच्चन, अब आप ये समझिए कि अमिताभ बच्चन आप बिल्कुल परिचित होंगे, सबके सब लोग उनसे, श्रीमान अमिताभ बच्चन, खलनायक, और बहुत सारे डायलॉग उनके फ्री हैं। तो उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, अब आप ऐसे लिंक करिए कि अमिताभ बच्चन के पिताजी है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखी है, क्या भूलूं और क्या याद करूं, क्या भूलूं और क्या याद करूं, उसके साथ साथ क्या क्या लिखूं। उन्होंने वो लिखा है, उन्होंने अपनी चीज लिखी है, अपनी जीवनी लिखी है, अपने आसपास का पूरा दृष्टिकोण लिखा है, परिवार के बारे में लिखा है, समुदाय के बारे में लिखा है। उन सब चीजों को हम यहाँ देखेंगे। रमणिका गुप्ता, आप खुदरी, यह एक आत्मकथा ही है, ये एक दलित आत्मकथा है। हम देखेंगे कि दलितों के साथ वास्तविक रूप से किस तरीके की चीजें होती है। हम हम बहुत आसानी से किसी भी चीज को जज कर लेते हैं, हम बहुत आसानी से किसी की भी मजाक बना देते हैं, किसी भी की भी स्थितियों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से एक दलित समाज में किस तरीके की चीजें होती है, किस तरीके से वो सफर करते हैं, किस तरीके से वो मेहनत करते हैं, वो किस तरीके की सुविधाओं से वो वंचित रह जाते हैं, वो हमें यहाँ देखने को मिलेगी। आगे हरिशंकर प्रसाद, भोलाराम का जीव। अब इसमें बहुत सुंदर सी बात है कि एक आदमी होता है, एक भोलाराम होता है, वो मर जाता है, 60 साल की उम्र उसकी हो जाती है, रिटायर भी हो जाते हैं, और पेंशन के लिए घूम रहा है। अच्छी बात है, पेंशन के लिए घूम रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, उसको लेना है ताकि उसका घर परिवार चल जाए। पर उसके साथ ये देखिए कि भोलाराम का जीव जब मर जाता है, 5 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हुई है, कहानी में व्यंग्य कहानी है ये, उसमें 5 दिन पहले ही मृत्यु हुई है, और वो पहुंचा नहीं है यमराज के पास। अब यमराज साहब आते हैं कि भाई साहब तुम 5 दिन हो गए, आप आए नहीं हो, ढूंढ के लाओ भाई। इस तरीके से तो भाई वहां का शासन तो कभी भी लेट नहीं होता ना, हम जैसे लोग लेट हो जाते हैं, हमारे कामों में गड़बड़ियां हो जाती है, ऊपर वाले के काम में तो कोई गड़बड़ी नहीं होती। वहां पता चलता है कि भाई साहब भोलाराम का जीव आया नहीं है, कहाँ है, 5 दिन हो गए, मरे हो तो 5 दिन हो गए, 5 दिन से है कहाँ वो। पता चलता है उसको जब यमराज जी लेने आते हैं कि भाई तुम चलो, पता चलता है कि वो दफ्तरों की फाइलों में दबा हुआ है। तो व्यंग्य कहानी की, एक आदमी अपने पूरे जीवन भर एक नौकरी करता है, उस नौकरी के बाद जब वो रिटायर होता है तो अपनी पेंशन के लिए जाता है, और पेंशन की सरकारी महकमा ऐसा है कि उसकी पेंशन जो उसको पहले दिन से मिलना शुरू हो जानी चाहिए, वो लेट पे लेट, लेट पे लेट, लेट पे लेट, और वो थोड़ा सा जीवट वाला आदमी कि नहीं, जब तक मेरी पेंशन नहीं आएगी मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं अपने घर परिवार का तो बंदोबस्त करके जाऊं। तो भोलाराम का जीव कहाँ मिलता है, फाइलों के भीतर, कि फाइलों में रखा हुआ है। अब आप एक ना बिंब बनाइए कि एक सरकारी ऑफिसर है, सरकारी कार्यालय है, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी फाइलों की वो कैरम सी लगी हुई है, उसमें एक फाइल रखी हुई है, फाइलों के अंबार लगे हुए, और उस फाइलों के बीच एक भोलाराम का जीव है। तो किस तरीके की चीजें, किस तरीके की राजनीति, किस तरीके की ये भ्रष्टाचार वाली चीजें, किस तरीके की घूसखोरी वाली चीजें होती हैं, उसमें भोलाराम का जीव हमें एक व्यंग्य कहानी है, हम इसको पढ़ेंगे और मजे से पढ़ेंगे। ठीक है। आगे है कृष्णचंद्र, जामुन का पेड़। अब इसको इसको तो आपने डेफिनेटली अपने बचपन में 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ ही लिया होगा कि किस तरीके से एक जामुन का पेड़ एक आदमी के ऊपर गिर जाता है, वो आदमी, ये भी व्यंग्य कहानी है,
कि उस आदमी को निकालने के बजाय, उस आदमी को वहां से उसका जीवन बचाने के बजाय, फाइलों में जिस तरीके से काम होता है कि कलर माली आता है, वो कलर माली आता है, वो चपरासी को कहता है, चपरासी जाता है कलर को कहता है, कलर कहता है सुपरिटेंडेंट को कहता है, तो किस तरीके से एक सरकारी पदों के हिसाब से वो फाइल जाती है और वो आदमी वहीं मर जाता है अंतिम रूप से। उसकी कहानी है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार भी चलता है, किस तरीके से फाइलों में ही काम हो रहा है, जीवन का कोई मूल्य नहीं है, फाइलों का काम है, कागजों का काम है कि आपका काम कागजों में अच्छा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आदमी बचे। तो उस तरीके की व्यंग्य कहानी कि सरकारी दफ्तरों में किस तरीके से काम होता है, वो इस चीज में हमें मिलेगा, हम इसको पढ़ेंगे। दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा लेख है, सांस्कृतिक लेख है, रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखा है। हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको पूरा पढ़ें, क्योंकि अगर हमने इसको एक बार पढ़ लिया तो हमारा पेपर तो क्लियर होगा ही, हमारे इससे आने वाले क्वेश्चंस तो क्लियर होंगे ही। इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि हाँ, आप पूरी की पूरी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति से उससे परिचित हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। तो बहुत सुंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ेंगे। मुक्तिबोध, एक लेखक की डायरी। अब यहाँ पर एक लेखक की डायरी नहीं है, यहाँ पर भी अगेन इन्होंने गड़बड़ी करी है कि लेखक नहीं है भाई साहब, यहाँ पर है साहित्यिक की डायरी। मुक्तिबोध ने गजानन माधव मुक्तिबोध, मैं जब हम इसको क्लास पढ़ेंगे, हम इसको विस्तृत रूप में जब एक एक चीजों को पढ़ेंगे, हम रचनाओं के बारे में, रचनाकारों के बारे में इंटरेस्टिंग टॉपिक निकालते हुए पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ दिमाग में सेट हो जाए। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की एक लेखक की डायरी नहीं है, साहित्य की डायरी। तो आप इसे भी ठीक कर लीजिए, है ना, कि एक साहित्य की डायरी। मैं सही लिख रही हूँ, साहित्यिक शुद्धि, शब्द शुद्धि भी तो देखना जरूरी है। गुड, साहित्यिक की डायरी। ठीक है, आगे है राहुल सांकृत्यायन, इनकी मेरी तिब्बत यात्रा। इनसे ज्यादा घुमक्कड़, इनसे ज्यादा यात्री बना, इनसे ज्यादा लिखा हुआ न के, मतलब इनके बराबर बैठ के कोई लिखे ना मालूम, मतलब कम लोग ही मिलते हैं जो इतने कितना अलग तरीके की किस्म, अलग किस्म की सोच रखते हैं, अलग तरीके का ही लिखते हैं। जब आप इसको पढ़ो, गजानंद जो राहुल सांकृत्यायन को पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि एक हिंदी का एक बड़ा पूरा कमरा, हिंदी को अगर हम पूरा एक घर माने तो सबसे बड़ा कमरा इन्हीं के पास है। तो आप जब इनको पढ़ेंगे, इनके कमरे में जाएंगे, इनके कमरे की किताबें खंगालेंगे, आपको मजा आएगा कि इन्होंने जो इनकी तिब्बत यात्रा, इन्होंने जब तिब्बत की यात्रा की उस पर उन्होंने लिखा था, इन्होंने बहुत लिखा है, यात्रा वृत्तांत पे तो बहुत लिखा है, ये यात्रा वृत्तांत की श्रेणी में आता है। अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञेय जी के है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, व्यक्तिगत रूप से तो मेरे लिए अज्ञेय का होना ही एक मिथक है। मैं इनको अलग ही दृष्टिकोण से पढ़ती हूँ, और जब मैं हम साथ में पढ़ेंगे तो मैं आपको अपना दृष्टिकोण बताऊंगी, बशर्ते मैं भी आपका दृष्टिकोण जानना चाहूंगी कि आप अज्ञेय साहब को कैसे पढ़ते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है। इसमें जो चार जो गड़बड़ियां हैं, तो प्लीज आप उसका ध्यान रखेंगे, जहां पर 4 मिस्टेक्स आई हैं उनका ध्यान रखेंगे। बाकी ये हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस को हम और ज्यादा डिफाइन करते हुए और ज्यादा बारीकी के साथ बढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, एक तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी नहीं है, मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी है। ठीक है, उसके आगे बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त का है। ठीक है, उसके बाद में श्री लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का संदूर की होली है। ठीक है, आगे एक और कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, जो महादेवी वर्मा की कविताओं की पंक्ति में आ चुकी है, वो द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये महादेवी वर्मा की नहीं है, ये पंत साहब की है। तो इस चीज का, इन चारों जो गड़बड़ियां रही हैं सिलेबस में, इनका आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये हमारा सिलेबस है, हम इसको जब भी दोबारा पढ़ेंगे और ज्यादा बारीकी से और ज्यादा विस्तार लेते हुए हम पढ़ेंगे। बाकी आप विशेष रूप से एक सलाह आपके लिए कि हमें जल्दी से जल्दी शुरू करना है हमारा नेट का सिलेबस, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत 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 कम है हमारा पास, पढ़ने को बहुत ज्यादा मैटर है। तो आप
अपना सिलेबस प्रिंट करवाइए अपनी डेस्क पे जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जिस भी स्थिति में आप पढ़ते हैं, आपके पास एक प्रिंट में आपके पास सिलेबस होना चाहिए। और उस सिलेबस में ये जो 4 जो गड़बड़ियाँ हमने अभी देखी हैं, 4 जो मिस्टेक्स अपन ने अभी देखी है, उसको प्लीज़ आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है? आगे की जानकारी हम आपको बहुत जल्दी देंगे। थैंक यू सो मच।